गौरी, क्या आप बाकी लोगों को परमिशन दे सकते हैं क्या, जो वेटिंग रूम में है? आपको मैंने को होस्ट बनाया है इसीलिए। हेलो हेलो। यस सर। गौरी, मेरी आवाज़ आ रही है? अगर आप ऑनलाइन अगर हो आप तो। हाँ सजल, मेरी आपकी आवाज मुझे अच्छे से आ रही है। हाँ बढ़िया। गौरी, एक छोटा सा फेवर करेंगे, जितने भी हाँ लोग जी। जूम में वेटिंग रूम में है ना, आप हाँ हाँ उनको परमिशन बस ग्रांट कर दीजिए बस। ठीक है ठीक है। बाकी मेरी वीडियो दिखाई दे हाँ रही है जी आप कर लोगों दिया। को? बढ़िया, थैंक यू गौरी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशा है, उम्मीद है कि आप लोग सब स्वस्थ होंगे, अपने अपने घरों में होंगे। क्योंकि कोरोना अभी निकट भविष्य में इतनी जल्दी खत्म होने वाला नहीं है, तो अभी हमें ऑनलाइन जितनी ज़्यादा हम बात कर सकें वो हमारे लिए बेहतर होगा। एक छोटा सा और फेवर करें मेरे ऊपर आप सब, कृपया अपने आप को म्यूट कर लें, नहीं तो मैं जो बोलूँगा आप लोगों को वो समझ में नहीं आएगा या सुनाई नहीं देगा। थैंक यू। और भी अगर कोई लोग जो म्यूट पे हैं, अनम्यूट पे हैं, उस खुद को म्यूट पे कर लें। चलिए स्टार्ट करें। कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में, कृपया चैट बॉक्स में लिखिएगा। गुड मॉर्निंग सुजीत, गुड मॉर्निंग अजीत, गुड मॉर्निंग प्रियंका। गुड मॉर्निंग दीपक। लाडले और सम्राट फेसबुक पे हमें देख रहे हैं। बढ़िया, स्टार्ट करते हैं। पिछला सेशन जो हमारा था उसमें हमने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करी थी। आप लोगों से एक छोटा सा सवाल है, आप लोग के घर के आसपास या आपके अपने निकट संबंधियों में, आपके दोस्तों में, अगर आपने किसी एग्जाम्पल को देखा हो जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं, तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि वो कौन लोग हैं और वो क्या करते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड लोग कौन हैं अगर आपके नजर में हैं, और वो लोग क्या करते हैं? हेलो, आवाज नहीं दे रहा है। कुछ कुछ लोग जो म्यूट नहीं है, खुद को म्यूट कर लें। हेलो, सलोन, दीपक बता रहे हैं सलोन, ठीक है। और कोई एग्जांपल आपके सामने सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों का? हेलो, स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना सबको? यस सर। बढ़िया।
सुजीत कुमार कह रहे हैं सर मेरे भैया हैं। सुजीत, आपके भैया क्या करते हैं, अगर आप ये भी हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। चलिए, कोई नहीं, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। पिछले क्लास में हमने बात करी थी, 19th को हमारा क्लास हुआ था सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के ऊपर। उसमें हमने बात करी थी कि सेल्फ एम्प्लॉयड लोग कौन होते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आज के समय में क्यों ज़रूरी है। हमने कुछ फैक्ट और डेटा की बात करी थी, जहां हमने देखा था कि हमारा पॉपुलेशन जैसे जैसे राइज कर रहा है, हमारा वर्कफोर्स बढ़ रहा है। वर्कफोर्स मतलब 15 से लेकर के 60 साल की आयु के बीच में जो लोग होते हैं और जो काम करने के इच्छुक हैं, वो हमारे वर्कफोर्स का पार्ट हैं। अभी क्या है, चालू है, क्लास चालू है। हाँ हाँ, क्लास चालू है सर, खुद को म्यूट कर लीजिए प्लीज। तो हम लोग इसकी बात करते हैं। हमने ये भी देखा था कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफी ज्यादा हो गई है, और हमारा जो वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन है वो अराउंड 50% है। मतलब हमारी जो जनसंख्या है अभी के समय पे देखें तो वो लगभग 138 करोड़ के आसपास है, और उसका जो 50% हिस्सा है, अगर अप्रोक्सीमेट डेटा देखें तो वो 49.8% है। ये आबादी हमारे वर्कफोर्स का हिस्सा है, और लगभग 1.2 करोड़ लोग हर साल हमारे वर्कफोर्स में आते हैं, जुड़ते जाते हैं। हमारे यहाँ एक परसिस्टेंट अनएम्प्लॉयमेंट रहा है। ये अनएम्प्लॉयमेंट हमें किसी ना किसी वे में हम सबको अफेक्ट करता है। हो सकता है कि हम में से बहुत लोगों को बहुत लेट से जॉब मिलती होगी, हो सकता है हम में से बहुत लोगों को अगर जॉब मिल भी रही है तो बहुत लो पेइंग जॉब्स हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे पास क्या उपाय है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा हमारे पास तरीका है, जहां ना सिर्फ हम अपने रोजगार के बारे में सोच सकते हैं, और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से अगर हम एक कदम आगे बढ़े तो हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं। और हम जब एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं तो बस हम अपने लिए नहीं, अपने समाज के लिए भी सोचते हैं, जहाँ पे हम एक सप्लाई चेन क्रिएट करते हैं। सप्लाई चेन की जब बात करता हूँ मैं, तो वहाँ पे अगर मेरा कुछ भी अगर छोटा सा बिजनेस है तो उसको सपोर्ट करने के लिए ढेर सारे बिजनेसेस की मैं हेल्प लेता हूँ। एंटरप्रेन्योरशिप से आप लोग क्या समझते हैं। ये तो मेरी बात थी कि मैं क्या समझ रहा हूँ, आप क्या समझते हैं एंटरप्रेन्योरशिप से। कमेंट सेक्शन में लिख के प्लीज हमें बताएं। मेघा, कृपया खुद को म्यूट कर लेंगे आप। चलिए, एंटरप्रेन्योरशिप का एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है, एक शाब्दिक अर्थ है। हेलो, मेरी आवाज आ रही है। कमेंट सेक्शन में थम्स अप का आप लोग अगर बटन दबा सके तो। हेलो हेलो, आवाज आ रही है मेरी। चलिए, बढ़िया। एंटरप्रेन्योरशिप का एक शाब्दिक अर्थ ये होता है कि हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, प्रॉफिट, हमारा जो बिजनेस स्टार्ट करने का मेन पर्पस है वो है ज्यादा से ज्यादा अपने बिजनेस से प्रॉफिट अर्न करना। प्रॉफिट जिसको हम वापस से अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट करते हैं और अपने बिजनेस को ग्रो करते हैं। अगर ये बिजनेस में प्रॉफिट अर्न करना एंटरप्रेन्योरशिप है, तो एंटरप्रेन्योर्स कौन है।
आप भी ये सोच रहे होंगे सर ने कैसी बुद्धू वाली सवाल पूछ दी कि बिजनेस कोई कर रहा है तो एंटरप्रेन्योर कौन कर सकता है, कौन हो सकता है। जाहिर सी बात है, जो बिजनेस कर रहे हैं लोग वही एंटरप्रेन्योर होंगे। राजेश, निशांत, हेलो। एक एंटरप्रेन्योर एक वो आदमी है जो बिजनेस स्टार्ट करता है, उस बिजनेस में आने वाले तमाम रिस्क और जो प्रॉफिट्स हैं उसको अपने कंसिडरेशन में लेते हुए। लास्ट टाइम हमारा जो लास्ट क्लास हुआ था उसमें हमने बात करी थी कि सेल्फ एम्प्लॉयड लोग, उनके साथ एक रिस्क फैक्टर होता है और वो उसके बेनिफिट फैक्टर के लिए उन रिस्क को तैयार लेने के लिए, उस रिस्क को लेने के लिए तैयार होते हैं। अब ये रिस्क कैसे हो सकते हैं? ये रिस्क हमने बताया था इंटरनल हो सकते हैं, एक्सटर्नल हो सकते हैं। इंटरनल रिस्क वो रिस्क हैं जो हमारे हमारे ऊपर डिपेंडेंट हैं। वो रिस्क गौरी, आप अगर वीडियो में हो तो कृपया जो लोग अनम्यूट है उनको म्यूट कर सके तो बहुत अच्छा होगा। तो वहां पे हमने बात क्या करा था? थैंक यू गौरी। तो हमने बात किया था वहां पे कि हम सारे रिस्क और जितने उससे मिलने वाले बेनिफिट्स हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में, हम उन सबको लेने के लिए तैयार होते हैं जब हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं। तो अब हम जब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से हम एंटरप्रेन्योरशिप की ओर आ रहे हैं, जहां पे हम बस अब अपने छोटे बिजनेस के लिए नहीं, अब अपने बिजनेस को बड़ा करने की बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि रिस्क फैक्टर जो है बहुत ज्यादा होगा। अब रिस्क फैक्टर में सबसे बड़ा फैक्टर क्या हो सकता है? पैसे। अब पैसे कैसे जरूरी हैं हमारे बिजनेस में? हम जो फिनांस, हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। आवाज आ रही सर, यस सर, आ रही है हाँ आवाज। हाँ सर। चलिए, हाँ थैंक यू सर, थैंक यू आवाज आ थैंक रही यू है। थैंक यू। अभी खुद को आप लोग वापस से म्यूट कर लीजिए। हाँ, तो आप में से अगर कुछ लोग हमें ये अपने दिमाग में अभी सोच के रखिए, आप कुछ ऐसे एंटरप्रेन्योर्स जिनका नाम आप जानते हैं और वो बिजनेस क्या कर रहे हैं, वो क्या है वो बिजनेस। आप वो चाहे तो अपने चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। अब बात आती है कि एक तरह से अगर हम देखें ना, तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप हम लोग को एक जैसे ही लगते हैं। आप में से कितने लोग हैं जिनको अभी तक ये लगता था कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप एक ही चीज है? कोई भी बोल सकते हैं अपने चैट बॉक्स में। चलिए हम बताते हैं। इसके बीच में एक जो मोटा मोटा अंतर हमें समझ में आता है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप के बीच में क्या अंतर हो सकता है, एक मूलभूत अंतर क्या होगा, हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, एक सिंगल आदमी होता है जो अपने पूरे बिजनेस को रन करता है। वहां पे वो फिजिकली प्रेजेंट होता है, अपने स्किल सेट, अपनी नॉलेज के बेस पे वो किसी बिजनेस को रन करता है। एंटरप्रेन्योरशिप में बिजनेस को ओन करने वाला जो होता है वो एक होता है। अपने बिजनेस अपने बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए वो बहुत सारे लोगों की हेल्प लेता है और उसके अंडर बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं। अमन कुमार कह रहे हैं हमेशा लगता है सर। चलिए, बढ़िया अमन। आ, दूसरा दूसरा एक अंतर ये है कि
सेल्फ एम्प्लॉयड लोग जो होते हैं वो अपने बिजनेस को अपने स्किल सेट और अपने नॉलेज, जो टेक्निकल नॉलेज, अब जैसे आप में से ढेर सारे लोग जो हैं, आप आईटीआई के स्टूडेंट होंगे या वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के स्टूडेंट होंगे, वहां पे आपने कुछ स्किल सेट सीखा होगा, ठीक है। अब आप अगर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, अगर मान लीजिए मैंने टेलरिंग का कोर्स किया, ठीक है, अभी कल को मैंने एक छोटी सी शॉप अपनी ओपन करी, उस शॉप में मैंने जो सीखा है, मेरा जो स्किल सेट है, वो सोली मैं उसके बेसिस पे अपना बिजनेस रन कर रहा हूँ। मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पता है कि अगर कल को मेरे पास ज्यादा कस्टमर्स आ गए और मेरे पास टाइम कम है, तो मैं उस कस्टमर को और उसके दिए ऑर्डर को कैसे फुलफिल करूंगा, ठीक है। एंटरप्रेन्योर के साथ ये दिक्कत नहीं आती। एंटरप्रेन्योरशिप और जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ना, उनका एमएमवी का है सर, ठीक है, सुजीत कह रहे हैं वो एमएमवी के हैं। जो एक एंटरप्रेन्योर होता है, एंटरप्रेन्योर का जो कोर स्किल सेट होता है वो बिजनेस रन करने में होता है, ठीक है, ना कि जरूरी नहीं है कि वो अपने बिजनेस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, वो पार्टिसिपेट भी करते हैं। इनिशियली सारे एंटरप्रेन्योर्स सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, इनिशियली एकदम स्टार्टिंग में। फिर क्या होता है, एक अगर आप एक रेस्टोरेंट ओनर का उदाहरण लेंगे या किसी एक बुटीक शॉप ओनर का, एक बुटीक ओनर का अगर आप एग्जांपल लें, तो वहां से हम समझ सकते हैं कि ओनर एक होता है, उसके नीचे अलग अलग स्किल सेट के ढेर सारे लोग काम कर रहे होते हैं, होता है ना। अब मान लीजिए अगर मैं एक रेस्टोरेंट का ओनर हूँ, जरूरी नहीं है कि मुझे खाना बनाना आता होगा, जरूरी नहीं है कि मुझे खाना बनाना आता होगा। हो सकता है कि मैं बस वहां पे बैठा हुआ हूँ और मैं चीजों को मैनेज कर रहा हूँ। आवाज में प्रॉब्लम आ रही है क्या? हेलो? नो सर, आवाज आ रही है। चलिए, बढ़िया सर बढ़िया साउंड आ रही है। सही है। बढ़िया बढ़िया, चलिए, थैंक यू। अभी वापस रिज्यूम करते हैं। तो हम रेस्टोरेंट की बात कर रहे थे और कैसे एक रेस्टोरेंट ओनर, उसका सोल जो स्किल सेट होता है वो होता है बिजनेस रन करने पे। अभी कुछ दिनों पहले की एक हमें एग्जांपल याद आ रहा है। मैंने कुछ लोगों को कॉल किया था एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर, उनसे आइडियाज लेने के लिए। तो बहुत सारे यंगस्टर्स थे, उसमें से एक जो यंगस्टर है, वो पटना का ही रहने वाला है। वो क्या करता है, वो आ, एक क्या बोलते हैं उसको, वो डीजल मैकेनिक है बेसिकली। और उसका काम ये है कि वो पुराने रेफ्रिजरेटर्स को खरीदता है जो पुराने हो चुके हैं, खराब हो चुके हैं, उनको वापस से रिफ्रेम करता है, रीमोल्ड करता है और सस्ते दामों में ऐसी जगहों पे बेचता है जहां पे डिमांड बहुत ज्यादा है। तो ये एक तरह से सेल्फ एम्प्लॉयड है, ठीक है। अब अगर मान लो मैं मेरा एक दुकान है जहां पे मैंने ऐसे रेफ्रिजरेटर मैकेनिक को रखा है जो मेरे लिए पुराने रेफ्रिजरेटर्स को रीमोल्ड करेगा और उनको बना करके वो बेचेगा। मान लो मेरे पास एक मोबाइल फोन का मैकेनिक है जो सेम काम कर रहा है, बस वो मोबाइल फोन के साथ कर रहा है और मैं मोबाइल फोन को सस्ते दामों पे जो जरूरतमंद लोग हैं उनको बेच रहा हूँ। तो वहां पे मेरा स्किल सेट काम नहीं कर रहा है इन चीजों को बनाने में या वापस से वापस से रिस्ट्रक्चर करने में, ठीक है। वहां पे मेरा सोल सोल जो स्किल सेट है वो मैनेजमेंट में जा रहा है। अब तीसरा एक अंतर जो हमें मोटा मोटा समझ में आता है वो ये है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में जो बिजनेसेस होते हैं वो यूजुअली बहुत छोटे होते हैं, उसमें लागत जो है वो बहुत कम आती है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए से। उसका कॉन्ट्ररी में आप अगर एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें, अ, अगर आप उसके कॉन्ट्ररी में बात करें एंटरप्रेन्योरशिप की, तो बिजनेसेस जो होते हैं वो रिलेटिवली बड़े होते हैं, उनका साइज बड़ा होता है, क्योंकि वहां पे आपका एम होता है ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को आउट आप पकड़ सकें, और जितने ज्यादा कस्टमर होंगे उतना ज्यादा आपका प्रॉफिट का चांस है। इसीलिए ऐसे बिजनेसेस को स्टार्ट करने में हो सकता है कि इनिशियली हमें लागत जो है वो ज्यादा है। आप अगर किसी एंटरप्रेन्योर को जानते हैं
किसी का भी नाम आप बता सकते हैं चैट बॉक्स में। दीपक, सादिक, नीतीश, अमन, सुजीत, आप में से कोई भी बता सकता है कमेंट बॉक्स में। मेरा एक दोस्त है सर। शक्ति है। अच्छा ठीक है अमन। शक्ति क्या करते हैं? आ, नाम के साथ उनके बिजनेस के बारे में भी बताइए। रेस्टोरेंट है, बढ़िया। सिद्धार्थ क्या करते हैं? पूजा। चलिए, कुछ उदाहरण, हमें हमारे पास टाइम की कमी है थोड़ी। ठीक है, अमन बता रहे हैं कि टूर एंड ट्रेवल का बुकिंग भी करता है। वेरी गुड। पूजा कह रही हैं बिल्डिंग डिजाइन करते हैं उनके जो फ्रेंड हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। एक कंसल्टेंट के तौर पे होंगे मे बी। और कोई एग्जांपल? नंदिता कह रही हैं धीरू भाई अंबानी, बहुत अच्छे। और कोई एग्जांपल अगर आपके पास हो तो? बैग मेकिंग, बढ़िया। और कोई एग्जांपल्स? चलिए, एक फोटो है। क्या आप लोग इनको पहचानते हैं? ये जो फोटो में दिख रहे हैं उनको? रितेश, ओयो होटल, बढ़िया। ओयो होटल, रितेश अग्रवाल, ठीक है। बढ़िया। तो आप सब इनको पहचानते हैं, ये रितेश अग्रवाल हैं। इन्होंने ओयो होटल की शुरुआत करी थी 2013 में। इन्होंने इस आ, ओयो होटल की शुरुआत करी थी। आपको इन सब का कहानी जान करके बड़ा इंटरेस्ट आएगा। रितेश बहुत अच्छी जगह से नहीं पढ़े हुए हैं। आ, हेलो। हाँ, रितेश रितेश हमारी तरह ही बिल्कुल 18 साल की उम्र में इन्होंने शुरुआत किया था, बहुत अच्छे। दीपक, तो रितेश की कहानी ये है कि रितेश उड़ीसा से हैं। उड़ीसा से, हाँ। तो रितेश के साथ कहानी ये है कि रितेश ने अपनी जो शुरुआत की थी बड़ी नॉमिनल करी थी। निधि कह रही हैं ओयो के फाउंडर हैं। तो रितेश की जो शुरुआत थी ना, बहुत ही मतलब, उन्होंने शुरुआत कैसे करी ओयो होटल की? उन्होंने एक होटल को देखा। होटल का बिजनेस बहुत ही अच्छा नहीं था। उन्होंने क्या करा, होटल वाले को बोला कि मैं आपके आपके लिए कस्टमर्स ला सकता हूँ। उन्होंने कैसे करा? उन्होंने उन्होंने होटल में गए, वो रूम को अच्छे से डेकोरेट किया, रूम की कुछ फोटोज निकाली और इंटरनेट पे पेस्ट कर दी कि ये ऐसे रूम्स आपको इतने कॉस्ट में मिल रहे हैं। तो जेन्युइन सी बात थी। तब 2012 के समय में या 2013 में इंटरनेट का यूसेज इंडिया में धीरे 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 बढ़ना शुरू हुआ था। और हम लोग इंजीनियरिंग स्टडी करते हुए ओयो का प्लानिंग किया है। बढ़िया। तो स्टार्टिंग वहां से हुई थी। आज के अगर आप टाइम पे देखो तो ओयो का जो वैल्यूएशन है इंटरनेशनल मार्केट में, वो करीबन $10 बिलियन का है। और रितेश अग्रवाल जो हैं, बहुत ही यंग है अभी। आ, ओयो अभी के सब अभी अगर आप देखो तो चाइना और यूएस तक में अपने, अभी बात चल रही थी, आपने न्यूज में भी देखा होगा कि रितेश अग्रवाल कह रहे थे कि हम जो अपने होटल्स हैं उनको हम क्वारंटीन सेंटर्स के तौर पे भी यूज करने के लिए आपको दे सकते हैं अगर जरूरत पड़ी तो। चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। इन इनको कितने लोग पहचानते हैं? कौन है ये? हेलो। इनको कितने लोग पहचानते हैं? आई डोंट नो सर। सादिक ठीक है, नहीं पहचानते आप।
और कोई? दीपक, गौरी, निशांत, निकेत, कोई भी? अमेजन के बारे में कितने लोगों ने सुना है? गौरी प्लीज म्यूट कर दें। अमन कुमार कह रहे हैं अमेजन है। बढ़िया। अमेजन, अमेजन जेफ बेजोस, बढ़िया। तो आप, अरे रवि कह रहे हैं कि नहीं जानते हैं। निधि भी कह रही हैं नहीं जानती हैं, बट निधि अमेजन को जानती हैं। आप में से कई सारे लोग जो हैं अमेजन को जानते होंगे, खरीदारी भी करते होंगे। अमेजन की शुरुआत 1993 में हुई थी। दीपक दीपक पूरा नाम बता रहे हैं, जेफरी प्रेस्टन बेजोस। प्लीज खुद को म्यूट कर लें। पंकज, गौरी कृपया करके सबको म्यूट कर दें प्लीज। म्यूट हो गए सर। म्यूट नहीं हुआ अभी, आपका आवाज आ रहा है। चलिए कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। आप में से बहुत सारे लोग अमेजन को जानते होंगे। अमेजन पे हम सब खरीदारी करते हैं। इसकी शुरुआत 1993 में हुई थी। 1993 में जेफ बेजोस ने अपना जो गराज है, गराज से इसका स्टार्ट किया था। बेसिकली अमेजन एक ऑनलाइन बुक स्टोर बना था, एक ऑनलाइन बुक, वहां पे वो जेफ वहां पे बुक्स बेचा करते थे। ये शुरुआत वहां से हुई थी। 1997 में गौरी प्लीज म्यूट कर दीजिए। अच्छा, मम्मी और ले लो। अरे तुम ले लो फिर हम लेंगे। क्या? दाल उतना। तो जेफ बेजोस ने 1993 में इसकी शुरुआत करी थी। अभी के टाइम पे अमेजन का मार्केट वैल्यूएशन अराउंड $2 ट्रिलियन है। और आज ये बस बुक नहीं, कुछ भी बेचते हैं। हम अमेजन से एक उदाहरण के तौर पे, हमने ही अमेजन से कल को सब्जियां भी ऑर्डर करी हैं। पहले, आज से 20 साल पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि ऑनलाइन सब्जी भी हमारे घर तक आ सकती है। एक और एग्जांपल लेते हैं। MDH के बारे में सबने सुना होगा, सब जानते होंगे। यस सर। धर्मपाल गुलाटी ने इसकी शुरुआत बहुत ही नॉमिनल करी थी। हेलो, क्या मैं दिख रहा हूं सबको? बढ़िया। यस सर, यस सर। बढ़िया बढ़िया। तो आज के टाइम पे MDH का जो मार्केट वैल्यूएशन है वो अराउंड 1500 करोड़ रुपीस है। ये स्टार्ट एक छोटी सी दुकान से हुई थी जहां पे धर्मपाल गुलाटी जी मसाले बेचा करते थे। तो सवाल आता है कि हम एक बिजनेस में क्या करते हैं। आप में से अगर कुछ लोगों को पता हो कि हमारा इशारा, हम किस बारे में पूछ रहे हैं। हम एक बिजनेस में क्या करते हैं?
हम एक बिजनेस में किसी इंडिविजुअल या ढेर सारे इंडिविजुअल्स, एक कम्युनिटी की जरूरतों को या उनकी परेशानियों को दूर करके पैसा कमाते हैं। अगर आपके आसपास माइंड पावर और ऐसा चीज जिसका लोगों को जरूरत हो, ये क्या है? कोई एग्जांपल जो आपके आसपास ऐसा दिखता हो जहां पे लोग एंटरप्रेन्योर हैं और किसी एक समस्या का निदान करके वो पैसे कमा रहे हैं। डेयरी सर। डेयरी बहुत अच्छे। दूध की जरूरत है लोगों को, डेयरी प्रोडक्ट्स की जरूरत है। और शॉपकीपर, बढ़िया। फ्लावर सर। फ्लावर, ठीक है। फ्लावर सेलर, बहुत अच्छे। कृपया जो लोग अनम्यूट हैं खुद को म्यूट कर लीजिए, दूसरों को सुनाई नहीं दे रहा होगा शायद। फ्लावर, ठीक है। एक्वेटिक प्लांट्स है, ठीक है, बहुत अच्छे विकी। दीपक कह रहे हैं टी स्टॉल, बहुत अच्छे। और कोई एग्जांपल? हार्डवेयर शॉप, बहुत अच्छे, ठीक है। मैच मेकिंग वाले, अब सवाल आती है कि हमें एक एंटरप्रेन्योर, ये तो हम सबके सामने एक बहुत अच्छा एग्जांपल था ये, कि हम किसी की परेशानी को दूर करके कैसे पैसा कमा सकते हैं। सादिक कह रहे हैं पूर्णिया से कि ये होटल हो सकता है, बहुत अच्छी बात है सादिक। कोई भी समस्या हो सकती है वो हमारे आसपास, और हम उसका कुछ भी सॉल्यूशन दे सकते हैं। फर्ज करें आप कि आपके मोहल्ले में ढेर सारे मच्छर हो गए, ठीक है। ढेर सारे मच्छरों को दूर करने के लिए आपने एक दवाई बनाई। आपने कहा कि ये दवाई से जो है मच्छर मरते हैं साहब। तो आप क्या कर रहे हैं? अब आप ये दवाई जो है मार्केट में बेच रहे हैं लोगों को जाकर के। आपका जो कम्युनिटी है, आपका जो मोहल्ला है, वही आपका मार्केट प्लेस भी है। बढ़िया, आगे चलते हैं। हमें एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? पहला तो हम में एस्पिरेशन होना चाहिए। हमारी एक सोच होनी चाहिए कि नहीं, हमें जो है अपना बिजनेस को बड़ा करना है। हम छोटे से में खुश रहने वाले नहीं हैं। हम एक लॉन्ग टर्म सोच लेकर के चले कि हम थोड़े टाइम में एक पर्टिकुलर माइलस्टोन को अचीव करेंगे, उसके अगले टाइम पे एक अलग माइलस्टोन को अचीव करेंगे। तो वो एक हमारे अंदर एक एस्पिरेशन होना चाहिए। दूसरा ये कि हमारा एक माइंडसेट होना चाहिए। माइंडसेट, एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट की जब हम बात करते हैं तो वहां पे हम ये देखते हैं कि हम बस उसमें स्किल्ड ना हो, हम उसमें इंटरेस्टेड हो, हमारा नॉलेज बेस हो उसमें, हमारे पास उसको चलाने के लिए जितनी भी नॉलेज हो सकती है वो हो। हमारे पास कैपिटल की बात कर रहे हैं हम, तो हम बस मनी कैपिटल की बात नहीं करेंगे, हम ह्यूमन कैपिटल की भी बात करेंगे कि हमारे पास उसमें ह्यूमन कैपिटल भी है। तीसरा, टेक्निकल नॉलेज। टेक्निकल नॉलेज भी बहुत जरूरी है। क्या होता है कि कई बार हम लोग बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन हमें हमें वो टेक्निकल नॉलेज नहीं है कि हम सुपरवाइज कर सकें किसी को, ठीक है। आप में से ही कुछ लोग अगर मान लीजिए गराज खोलते हैं, ठीक है। गराज में आपके अंडर ढेर सारे मैकेनिक काम करते हैं, लेकिन आपके कस्टमर्स की कंप्लेन आ रही है आपके पास कि साहब देखो ऐसा है, आपके गराज में हम गाड़ियां तो बनवा रहे हैं लेकिन हमारी गाड़ियां बहुत जल्दी से खराब हो जा रही हैं। तो ऐसा सुपरवाइजर या ऐसे गराज ओनर, आप आपको ये आना चाहिए कि बेसिक प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है। अगर आप उसके तह तक नहीं, आपके पास वो नॉलेज अगर नहीं है, गराज कैसे चला रहे हैं, हम इंस्पेक्ट कैसे कर रहे हैं कि हमारा काम ठीक से हो नहीं रहा है या हो रहा है, तो तब तक आपका बिजनेस जो है वो कहीं ना कहीं फ्लॉड रहेगा। अब आते हैं बिजनेस आइडिया को हम लोग कैसे जनरेट करते हैं। ये हम लोग कहते हैं हमारे क्वेश्चन लाइंस में कि बिजनेस आइडिया को जनरेट करने के लिए हमें 4M की जरूरत होती है। इस 4M से पहले आप सबके लिए, अगर आप सबके पास पेन पेपर अगर अवेलेबल हो तो हम आपको 20 सेकंड देते हैं।
20 सेकंड में आपके दिमाग में कोई भी चीज, अगर कोई भी आइडिया है जिससे आप बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है, चावल पे ड्राइंग बनाने से लेकर के दीवार पे ड्राइंग बनाने तक, आप कुछ भी आइडिया उस पेपर में लिख सकते हैं या फिर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपके पास 20 सेकंड है, आपका टाइम अभी शुरू हो रहा है। कम ऑन। बढ़िया, ढेर सारे आइडियाज आ रहे हैं। कम ऑन, लिखते रहिए। ठीक है, बहुत सारे बिजनेस आइडिया हैं यहाँ तो। कैंडल है, पोल्ट्री है, पेंटिंग है, अगरबत्ती है, इलेक्ट्रॉनिक शॉप है, बिल्डिंग डिजाइनिंग है, बहुत अच्छे, स्केच है, मिनरल वाटर है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, कम ऑन कम ऑन, लिखिए अभी और। फ्लोर मिल बहुत अच्छे, मसाला है, जॉब पोर्टल है, एक्वा शॉप है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। क्रिएट 3D व्यू, बढ़िया। चलिए, ये तो हो गई एक फोटो स्टूडियो, शॉप मेकिंग, बहुत अच्छे। अब हम लोग क्या करते हैं कि ये सब जो है, हम बिजनेस स्टार्ट करने के पहले हम आइडियाज की ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं। हम कोई सा भी आइडिया ला सकते हैं, कुछ भी हो सकता है वो। जैसे यहाँ पे लोग लिख रहे हैं ना, बुक मेकर कंपनी, एक्वेरियम, इंटरनेट कैफे, इस तरह के तमाम आइडियाज हो सकते हैं हमारे पास। तो हम लोगों को जरूरत है कि हम लोग एक बार इत्मीनान से बैठें, 10 मिनट 15 मिनट के लिए बेझिझक बस लिखते रहें। हमारे दिमाग में जो फ्री फ्लोइंग आइडियाज हैं, हम उनको लिखते रहें। इसके बाद क्या होता है, आपने आइडियाज लिख लिया, मान लो आपके पास 10 मिनट या 15 मिनट में 50 से लेकर के 70 आइडिया या 100 आइडिया, कुछ लोग अगर अति उत्साही हैं तो उनके पास हो सकता है कि 100 से 200 आइडिया तक आ गए। ठीक है, अब क्या, अब हम ये तो नहीं कर सकते ना कि हमारे पास 200 आइडिया हैं तो हम 200 आइडिया के साथ बिजनेस स्टार्ट करेंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। अब हमें जरूरत है इसमें रिफाइनमेंट लगाने की। अब ये रिफाइनमेंट कैसे लगेगा? हम लोग क्वेस्ट में बात करते हैं कि हम लोग अपने आइडियाज को एक 4-वे फिल्टरेशन प्रोसेस के थ्रू रिफाइन करते हैं। अब ये हमने इतने सारे यहाँ पे आइडियाज लिख लिए। अब उसमें से पहला आता है माई स्किल। माई स्किल क्या है? हमारा एक बहुत बड़ा आइडिया का पूल है जिसमें हम बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो सकते हैं, उसमें हमारा स्किल हो सकता है। ठीक है, अब अगर हमें कुछ आइडियाज जिनमें हमारा स्किल है, अब हमने उनको छांट लिया। ठीक है, इसी तरह से कुछ आइडियाज ऐसे हो सकते हैं जिसमें हमारा नॉलेज है। ठीक है, अब हम लोग जब जॉब की भी बात करते हैं तो हम देखते हैं कि हम वो जॉब करें जहाँ पे हमारा इंटरेस्ट और हमारी जो एबिलिटी है, मतलब हमारा जो इंटरेस्ट और हमारा नॉलेज प्लस स्किल का जो एक बेस है और दोनों कंबाइंड जहाँ पे लाई करता है, हम वहीं पे जाकर के जॉब करें, क्योंकि वहाँ पे हमें जॉब सेटिस्फेक्शन मिलेगा। इसी तरह हमारा जो आइडिया का एक बहुत बड़ा पूल है, उसको हम लोग नैरो डाउन कैसे करते हैं? स्किल और नॉलेज का जो एक बेस है, हम दोनों को कंबाइन करते हैं। ठीक है, अब कंबाइन करने के बाद हमारा जो एक बहुत बड़ा समंदर था आइडिया का, मान लीजिए 200 आइडिया, उसमें से बस 25 से लेकर के 20 आइडियाज बच जाएंगे। या हो सकता है जिन्होंने 20 लिखा उनके पास 4 से लेकर के 5 आइडिया बच गए। अब आप क्या देखते हैं बिजनेस स्टार्ट करने से पहले, कि मार्केट की स्टडी करते हैं कि मार्केट में किन चीजों की डिमांड है और मेरा कौन सा आइडिया इस डिमांड को पूरा करने योग्य है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि हमारा जो आइडिया है वो सारे डिमांड्स को पूरा करेगा, ऐसा तो है नहीं। हो सकता है कि कुछ जो डिमांड का बेस है वो किसी एक स्पेसिफिक आइडिया को ही डिमांड, एक स्पेसिफिक आइडिया को ही केटर कर रहा हो। ठीक है, अब चलिए हमने रिफाइन किया, अब हमारे पास बचे 3 आइडियाज। ठीक है, हमने नॉलेज बेस को अपना
उसमें कंसिडरेशन में लिया है, हमने अपने नॉलेज, अपने स्किल सेट को, अपने इंटरेस्ट को उसके कंसिडरेशन में लिया है, हमने मार्केट के डिमांड को कंसिडरेशन में लिया है। चौथा चीज जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो है मनी, मनी टू स्टार्ट द बिजनेस और मनी टू इन्वेस्ट इन द बिजनेस। अब हम कितना मनी लगा सकते हैं उस आइडिया को स्टार्ट करने के लिए। हो सकता है कि उन 3 आइडियाज में, या वो जो छोटा सा आइडिया का पूल है आपके पास, हो सकता है 1 2 3 कितना भी हो, वो उसमें से कुछ ही आइडिया बचा है आपके पास, कुछ ही आइडिया बचा आपके पास, ठीक है। अब उसमें पैसे की अगर आप बात करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास ज्यादा आइडिया नहीं बच रहे हैं। हो सकता है जो 1 हो सकता है 2, हो सकता है 3 हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना ज्यादा रिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। और आपने कितना इनिशियली आपने कितना ज्यादा बिजनेस सोचा था। तो अब जब हम हमारे मनी की भी बात कर लिए तो हमारे पास एक छोटा सा क्लब रह गया। अब ये हमें डिसाइड करना है कि हमें इन 3 आइडियाज में से किसके ऊपर बिजनेस का प्लान बनाना है, ठीक है। अब देखिए, अब हमने बिजनेस का आइडिया बना लिया, ठीक है। बिजनेस का आइडिया बनाने के बाद हमने प्लान कर लिया है, हमने एक बिजनेस प्लान बनाया है। बिजनेस प्लान को कैसे बनाना है ये हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि हम लोग प्लान कैसे बनाते हैं बिजनेस का, हम लोग बजटिंग कैसे करते हैं, ये सब हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। अभी के लिए हम लोग ये समझते हैं कि हमने बिजनेस बना लिया है, चलो हमारे पास एक आइडिया हो गया कि हमें अभी इस पे ये काम करना है, हमें ये बिजनेस करना है, ठीक है। अब क्या बात आती है कि हम लोग ने देखा होगा कि ढेर सारे जो बिजनेसेस होते हैं वो फ्लॉड होते हैं, या फिर किसी परेशानी के कारण वो बिजनेस ठंडे पड़ जाते हैं। आप में से ढेर सारे लोग क्वेस्ट ऐप यूज करते होंगे। आ, आ, आप में से ढेर सारे लोग क्वेस्ट ऐप यूज करते होंगे। आप में अगर जो लोग यूज करते हैं तो वो एक थम्स अप लगाएं हमारे कमेंट बॉक्स में। हमें भी पता चलना चाहिए कि हम कितने हमारे स्टूडेंट्स हैं जो क्वेस्ट ऐप देखते भी हैं। क्वेस्ट ऐप में हमने एंटरप्रेन्योरशिप के जो सेक्शन है उसमें एक छोटे छोटे हमारे वीडियोस हैं। तो उसमें से एक बहुत अच्छा एग्जांपल हमें याद आ रहा है, जहाँ पे हम बात करते हैं कि बिजनेस कैसे फ्लॉड है और कैसे उसमें प्रॉब्लम्स आने के कारण जो हमारा बिजनेस है उसका प्रॉफिट और उसके जो कस्टमर्स हैं वो घटते चले जा रहे हैं, ठीक है। तो एक उसमें एग्जांपल है, एक महिला है, वो एक भाजी पाव का स्टॉल लगाती हैं। भाजी पाव के स्टॉल लगाने के दौरान इनिशियली उनके पास बहुत सारे कस्टमर्स आते थे। धीरे धीरे क्या होता है कि कस्टमर्स जो हैं वो घटने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अब जब कस्टमर्स घटने शुरू हो जाते हैं तो हमारी जो महिलाएं हैं उनको टेंशन होती है कि अरे ये कैसे कस्टमर हमारे कम हो रहे हैं, ठीक है। तो अभी प्रॉब्लम जो है इसके लक्षण क्या हैं, ठीक है। तो ये उसके ऊपर विचार करना है इनको कि लक्षण देखें हम कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, कि क्यों कस्टमर नहीं आ रहे मेरे पास, ठीक है। क्यों भाजी पाव जो मेरी इतनी ज्यादा फेमस थी अब अब लोग नहीं आ रहे भाजी पाव को खाने के लिए, ठीक है। तो अभी वहां पे वो क्या करती हैं, वो देखती हैं कि कस्टमर्स से ही पूछा जा सकता है कि वो उनको क्या दिक्कत हो रही है। इनिशियली मेरे कस्टमर जो ढेर सारे आते थे हमारे पास वो अब नहीं आ रहे, ठीक है। तो एक कस्टमर को अप्रोच करती हैं, कस्टमर से पूछती हैं कि भैया बताओ क्यों नहीं आ रहे आप अब। तो भैया बताते हैं कि मैडम देखिए ऐसा जो है आपका जो ठेला है जहाँ पर उसके बगल में बहुत सारी गंदगी है, ठीक है। वो गंदगी जो है बहुत बदबू मारती है और आपके जो प्लेट्स हैं वो भी साफ नहीं रहते हैं। महिला जो थी हमारी उनको ये बात का इल्म बिल्कुल भी नहीं था कि ये सब एक प्रॉब्लम भी है और इस प्रॉब्लम के कारण उसके कस्टमर जो हैं वो घटते चले जा रहे हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए वो कस्टमर से पूछने के बजाय अपना अब कुछ और ही अगर करने चली जाती तो हो सकता है कि उनका बिजनेस फिर भी घाटे में ही रहता। हो सकता है उन्होंने ठेला अच्छा कर लेना था,
हो सकता है उन्होंने प्लेट्स बढ़ा लेनी थी, लेकिन गंदगी वहीं की वहीं रहती, उसमें चेंज नहीं होने वाला था। तो अभी हमारी जो महिला हैं उनके पास क्या विकल्प हैं? उनके पास विकल्प हैं कि उन्होंने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया है कि सड़क के किनारे, उनके ठेले के किनारे ढेर सारा कूड़ा पड़ा है और वो कूड़ा जब तक साफ नहीं होगा कस्टमर्स नहीं आएंगे। ठीक है, तो अभी वो क्या करती हैं, वो कस्टमर्स को लाने के लिए वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढती हैं। तो हम लोग क्वेस्ट में बात करते हैं कि किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को हम लोग 4 चरणों में अप्रोच करते हैं कि उसका सॉल्यूशन कैसे दिया जा सकता है। आइए जानते हैं वो क्या है। पहला तो ये कि हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें उसके सिम्टम्स को देख करके। अब कस्टमर्स का छोड़ के जाना एक प्रॉब्लम नहीं है। कस्टमर्स का दुकान छोड़ करके जाना बस एक प्रॉब्लम का सिम्टम है। प्रॉब्लम क्या है? वो कूड़ा, कूड़ा के साथ प्लेट की गंदगी, साफ सफाई की कमी, ये जो है हमारा असल प्रॉब्लम है। अब क्या है, हम इसके सॉल्यूशन कैसे देंगे? इसके सॉल्यूशन के लिए हम पहले सवाल पूछते हैं कि क्यों हो रहा है ये। ठीक है, हम सिम्टम देख करके सवाल पूछते हैं, ऐसा क्यों है। ठीक है, अब हमने सिम्टम देख लिया, अब हमने क्या किया, एक पॉसिबल सॉल्यूशंस का टेबल बनाया। हो सकता है ना हमारे पास ढेर सारे सॉल्यूशन हो। अब मोहल्ले में अगर मच्छर है तो आपके पास ढेर सारे उसके सॉल्यूशन हो सकते हैं। हो सकता है पानी बहुत ज्यादा लगा हुआ है, आपने पानी साफ कर दिया, मच्छर चले गए। हो सकता है आपने कीटनाशक का स्प्रे करवा दिया। हो सकता है कि आपने हर घर में ऑल आउट भिजवा दिया कि आप अपने घरों में जलाए, मच्छर नहीं आएगा, मच्छर जो है गली में ही रहेगा, घरों तक नहीं जाएगा। तो आपके पास कई सारे तमाम सॉल्यूशंस हो सकते हैं। ठीक है, अब क्या है, हम जो सॉल्यूशंस हैं उनको एनालाइज करते हैं। हर सॉल्यूशन का एक पॉजिटिव इफेक्ट और एक नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है। अभी वापस अपने मच्छर वाले एग्जांपल पे आते हैं कि हमारी जो मोहल्ला है उसमें बहुत सारे मच्छर हैं और हमको उसका सॉल्यूशन देना है। तो अगर हम हर घर में अगर ऑल आउट या कोई भी रिपेलेंट पहुंचाएंगे तो हमारे पास कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा आएगी, लेकिन रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट ये होगा कि हर घर में मच्छर नहीं आएगा और जो मॉस्किटो बाइट या फिर क्या बोलते हैं उसको, मॉस्किटो बाइट के जो केसेस हैं वो बहुत हद तक घट जाएंगे। ठीक है, एक ये सॉल्यूशन था। इसी तरह से हो सकता है कि हमारे पास अलग अलग सॉल्यूशन है और सबके पॉजिटिव और निगेटिव इफेक्ट हैं। तो हम सारे सॉल्यूशंस के पॉजिटिव इफेक्ट और निगेटिव इफेक्ट को सूचीबद्ध तरीके से लिखते हैं। ठीक है, ये तीसरा चरण था। चौथा ये कि हम चयन करते हैं कि हमारा जो सॉल्यूशन है, कौन सा सॉल्यूशन सबसे ज्यादा ऑप्टिमम है। ठीक है, हो सकता है कि 5 मेरे पास सॉल्यूशन हो और 5 में से कोई एक हो जो सबसे ज्यादा ऑप्टिमम हो, जिसमें हमें खर्चा कम लग रहा हो, जिसके पॉजिटिव साइड भी इक्वली, बाकी सॉल्यूशन जितने ही इक्वल हो, या हो सकता है उनसे ज्यादा भी हो। तो ऐसा हो सकता है। तो हम लोग 4 चरणों में आकर के किसी प्रॉब्लम को एड्रेस करते हैं। ये सिर्फ बिजनेसमैन के लिए या बिजनेस वुमेन के लिए नहीं है, ये आपकी निजी जिंदगी में भी बहुत कारगर है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप इस प्रोसेस का हेल्प लेकर के उसका एक सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम अगर ऐसा हो तो कृपया हमें ज़रूर बताएं। या तो आप कमेंट में लिख सकते हैं या तो आप हमें पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं। हमारा, मैं यहाँ पे हमारा मेल आईडी लिख दे रहा हूँ। ये मेरा मेल आईडी है। अगर आपको पर्सनली भी अगर कोई प्रॉब्लम है और उसका अगर सॉल्यूशन करने में आपको इन स्टेप्स की हेल्प चाहिए तो हम इन स्टेप्स के थ्रू आपकी मदद कर सकते हैं। अगला, अब ये तो आ गई प्रॉब्लम सॉल्यूशन की बात हो गई। अब बात आती है जो अगले क्लास में हम जहाँ से रिज्यूम करेंगे, या फिर जो हमारा एक एंटरप्रेन्योरियल जर्नी का एक जो सबसे बेसिक चीज है कि हमें बिजनेस स्टार्ट करने के पहले क्या क्या चाहिए। पहला तो ये कि हमारे पास एक बिजनेस प्लान होना चाहिए। दूसरा, हमारे पास एक आवश्यक पूंजी होनी चाहिए। तीसरा ये कि हमारा जो प्रोडक्ट है या हमारा जो सर्विस है उसके लिए हमारे पास कस्टमर होने चाहिए। अब मान लीजिए कि आप किसी ठंडे प्रदेश में रहते हैं और आपको वहां पर एसी बेचना है। तो आपको आप
आप एसी वहां बेच पाएंगे किसी ठंडे प्रदेश में? ये तो फिजिबल नहीं है ना, आपके कस्टमर्स कम होंगे। वहीं अगर आप पटना जैसे शहर में रह रहे हैं और वहां पे अगर आपको एसी बेचना है तो आपके लिए वो रिलेटिवली आसान होगा, आपका कस्टमर वहां पे होगा। ठीक है, तो ये बिजनेस, किसी भी बिजनेस को शुरू करने के पहले हमें ये 3 चीजें दिमाग में रखनी पड़ती हैं। अगले क्लास में हम लोग बजटिंग और मार्केटिंग के बारे में पढ़ेंगे। उम्मीद है कि आप सबको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो कृपया कमेंट सेक्शन में लिख करके हमसे पूछें। हम लोग 2-4 मिनट इस पे सवाल जवाब कर सकते हैं। मार्केट, निशांत कह रहे हैं मार्केट के बारे में जानकारी होनी चाहिए। बहुत अच्छे निशांत। चलिए, इसके साथ आप सबका धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। बहुत अच्छा लगा आप सबके साथ, ढेर सारे आइडियाज हमें दिखे आज। बहुत अच्छी बात है कि आप सब घर में बैठ कर के भी हमें हमें सुन रहे हैं। उम्मीद है कि हम आपके जो, आपका विश्वास जो है हम पर, कि एक आपको अच्छा कंटेंट देंगे, हम लोग उस पे खरे उतरेंगे। आपको अगर लगता है कि और भी कुछ चीज़ों पे सेशंस होने चाहिए तो ऊपर जो मैंने मेल आईडी हमारा दिया है या फिर हमारा जो फेसबुक ग्रुप है माइक्वेस्ट एलुमनाई बिहार, आप उस पे जाकर के भी हमें बता सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक ने फेसबुक ग्रुप का लिंक शेयर किया है। आ, आप सबका धन्यवाद। थैंक यू ऑल। अपना टाइम अच्छे से घर पे एंजॉय करें। कोशिश करें कि हम सब थोड़ा पढ़ते रहें। चलिए, धन्यवाद, बाय।